और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद भी जब भारत आज़ाद हो गया तब भी यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चले। ब्रिटिश काल में जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था भारत में, तो यहाँ पर डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए, विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए आंदोलन चले, आदिवासियों के लिए आंदोलन चले, ताकि उनको समाज में, शासन प्रशासन में उचित भागीदारी मिल सके। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन था वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए चलाया गया आंदोलन था। दैट वाज लेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और इस आंदोलन की वजह से, डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वो तमाम अधिकार मिले जो भारत के दूसरे लोगों को मिले हुए हैं, और जिनके पास वो अधिकार लंबे समय से चले आ रहे हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, रोजगार में अवसर पाने का अधिकार, शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार, वोट का अधिकार, राइट टू वोट। ये तमाम वो अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके आंदोलनों की वजह से मिले। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। यहाँ तो अनटचेबिलिटी भी थी, इसके आज भी कुछ अंश देखने को मिलते हैं। और अस्पृश्यता की वजह से दलित्स को यहाँ पर पशुओं से भी बदतर माना जाता था, और उन्हें बहुत दूर कहीं बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें आम रास्तों में चलने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे घरों में रहने के अधिकार नहीं थे। उस व्यवस्था, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। They were not allowed to enter the water bodies। पानी पीने का जहाँ साधन है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी। मंदिरों में उन्हें प्रवेश करने से वर्जित किया गया था। तो इन सब व्यवस्थाओं को पलटने के लिए और तमाम सारे अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर फॉट ए वेरी डिसाइसिव रोल। उन्होंने बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी, और दलितों को फिर वो सभी अधिकार मिल गए, आदिवासियों को तमाम अधिकार मिल गए जो कि दूसरे लोगों को बहुत पहले से मिले हुए थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो फॉट फॉर वुमेन। He played a very vital and crucial role for the women empowerment and women rights। महिला अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत ही बुलंद आवाज उठाई, और बहुत से ऐसे उन्होंने अपनी कलम से वो कार्य किए जिससे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का विकास, महिलाओं का एक तरह से महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है इसमें, द क्रिमिनल जस्टिस। एक केस स्टडी है क्रिमिनल जस्टिस की। तो किसी भी समाज में क्राइम होते हैं, कुछ क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग होते हैं जो लोगों को दुख देने में, उन्हें पीड़ा देने में, उनका सामान लूटने में और उन्हें परेशान करने में, यहाँ तक कि मर्डर करने में भी बड़ा आनंद लेते हैं।
तो ऐसी एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमें क्रिमिनल जस्टिस की ज़रूरत होती है, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना होता है। इसके लिए पिनल कोड तैयार किया जाता है, एक दंड संहिता बनाई जाती है। और भारत में भी इस तरह की दंड संहिताएं बनाई गई। बहुत पहले से दंड संहिताएं थीं भारत के अंदर, लेकिन पहली दंड संहिताएं भेदभाव पर आधारित थीं, क्योंकि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था और उन 4 वर्णों के हिसाब के अनुसार ही न्याय व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था थी। लेकिन ब्रिटिश काल में दंड विधान नए बने, अंग्रेजों ने कुछ नए दंड विधान बने, जो आज हमारे देश में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल पिनल कोड सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के रूप में लागू हैं। हालांकि अब उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब आईपीसी को बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय व्यवस्था करके उसका नाम बदल दिया गया है। संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो ये न्याय व्यवस्थाएं, कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके, और जिसने जो गलती करता है उसको दंड दिया जा सके, उसे जेल में डाला जा सके, और यदि वो बहुत हाइनियस क्राइम करता है तो उसको फांसी की सजा भी दी जा सके। So criminal justice system highlights the need for restorative justice and the importance of addressing the root causes of crime. क्राइम का कारण क्या है, उस कारण को तलाशना, उसको ढूंढना, वहाँ तक पहुँचना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य होता है, ताकि वो क्राइम भविष्य में फिर से रिपीट ना हो सके, और यदि कोई उसको रिपीट करता है तो उसको माकूल, उसको उचित दंड दिया जा सके। तीसरा जो केस स्टडी है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, आर्थिक गैर बराबरी। दिस इश्यू हाईलाइट्स द नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यह केस स्टडी आर्थिक असमानता, आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने पर बल देती है। ये इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करती है, और इसके लिए बहुत सारे कदम सरकारों ने वर्ल्ड वाइड उठाए हैं, और भारत भी इससे पीछे नहीं है, भारत भी दूर नहीं है। भारत में भी बहुत गैर बराबरी रही है आज़ादी के बाद ख़ास तौर से, और उस आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, और बहुत बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग आर्थिक गैर बराबरी से बाहर भी आए हैं। हालांकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो इसलिए यहाँ पर आज भी आर्थिक गैर बराबरी मौजूद है, और बड़ी संख्या में लोग, भारी संख्या में लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, विपन्न हैं, साधन संपन्नता से बहुत दूर हैं, और उन्हें संसाधन मुहैया कराने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ने समय समय पर खुद कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, और ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके, कम हो सके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है सोशल जस्टिस इन इंडिया। सोशल जस्टिस इन इंडिया, भारत में सामाजिक न्याय। भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हम ये तो जानते ही हैं कि भारत में लंबे समय तक सामाजिक अन्याय रहा है। लंबे समय तक समाज में कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया,
कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए और कुछ लोग भेदभाव, अस्पृश्यता का शिकार बना दिए गए। उस व्यवस्था को दूर करने के लिए, उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए भारत में विशेष कदम उठाए गए हैं और यह सब भारत के संविधान के माध्यम से किया गया है, भारत में कानूनों के माध्यम से किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है जो कि भारत ने लिया अपने देश में सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, we wrote a new constitution, the Constituent Assembly wrote a new constitution, passed it, accepted it and applied it on 26th January 1950. After a long exercise, Indian Constitution is a document of equality and social justice which ensures social justice through fundamental rights and directive principles of state policy. भारत का संविधान भारत में कुछ सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार वो बुनियादी अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं, अनिवार्य शर्तें। अगर वो अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का संविधान अपने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स रखता है। आर्टिकल 14 to 32 उनकी व्यवस्था करता है और आर्टिकल इसका जो 13 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये व्यवस्था करता है कि इस संविधान के लागू होने के बाद देश के अंदर, भारत में, भारत गणराज्य में कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी परंपरा अब शून्य और अवैध मानी जाएगी यदि वह मौलिक अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जो ऐसी परंपराओं को ध्वस्त करता है जिनके द्वारा मानवता, मानव जाति, मानव अधिकार, इन सब का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता था। तो उन सब मान्यताओं को, उन सब परंपराओं को, उन सब कानूनों को आर्टिकल 13 नेगेट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करता है, उन्हें प्रमोट करता है। सबसे खास इम्पोर्टेंट इसका प्रियम्बल है। प्रियम्बल जो भारत में भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। एक ऐसी व्यवस्था का आधार बनाता है जिसमें सभी को अधिकार मिलेंगे, अब व्यक्ति का, विचार का और उन्हें उपासना का, आस्था का। इसके साथ ही सभी को समान माना जाएगा, सभी को अवसर की समता दी जाएगी, सभी को आगे बढ़ने के माकूल और उचित अवसर दिए जाएंगे। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित और सुरक्षित रखा जाएगा। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, इसके लिए लोगों में फ्रेटर्निटी या बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारे लक्ष्य, ये सारे उद्देश्य भारत के संविधान की प्रियम्बल अर्थात उसके प्रस्तावना या उद्देशिका से परिलक्षित होते हैं। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट
जो आर्टिकल है जो सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है वह है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 provides equality before law and equal protection by law. It means all citizens of India will be equal before law, and law will not discriminate with anybody on the basis of caste, color, gender, religion, race. Okay. और आर्टिकल 15 व्यवस्था करता है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा समाज में। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात भेदभाव की मनाही, भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है इसके द्वारा। अब किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, खास तौर से जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सब लोग बराबर माने जाएंगे। किसी को भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा जैसे कि पहले रोका जाता था। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी with affirmative action to uplift the downtrodden and backward people. अनुच्छेद 16 अवसर की समानता देता है और साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए सरकार को, राज्य को निर्देश देता है कि वो जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे आर्टिकल 16 के 4 में। आर्टिकल 17 एबोलिसिस द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को ख़त्म कर देता है कि जो पहले अस्पृश्यता चलती थी, छुआछूत थी, उसको समाप्त करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 गिव्स 6 फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं देता है, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, कहीं भी मीटिंग करने की, सभा करने की आज़ादी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन और पार्टीज़, कोई भी के व्यक्ति कोई यूनियन बना सकता है, कोई दल बना सकता है। इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, देश में कहीं भी घूम फिर सकता है। पहले कुछ लोगों को कहीं किसी स्थान पर जाने की आज़ादी, अधिकार नहीं था, अब कहीं भी कोई जा सकता है, आ जा सकता है, बशर्ते कि कोई किसी का व्यक्तिगत स्थान ना हो, सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी जा सकता है, पूरे देश में घूम फिर सकता है। फ्रीडम टू सेटल डाउन और रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी है। फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी यू कैन से, कोई भी काम करने की हर किसी को आज़ादी है, कोई व्यवसाय हम चुन सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज़ादी सभी नागरिकों को मिली हुई हैं जो कि पहले सभी लोगों को नहीं मिलती थी आज़ादी से पहले और संविधान के बनने से पहले। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, ये सबको है पढ़ने का अधिकार। हालांकि ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा बाद में जोड़ा गया 2003 में। सभी को पढ़ने का अधिकार है। 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान करता है, जबकि पहले आज़ादी से पहले दलित वर्ग के लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को स्कूलों में जाने से रोका जाता था। आर्टिकल 23 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है कि कोई शोषण नहीं हुआ किसी का। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, जिसे बेगार कहते हैं, बेगार को ख़त्म करता है ये। बेगार बिना किसी वेतन के, बिना किसी मेहनताना दिए हुए लोगों से काम करवाया जाता था आज़ादी से पहले, उसको भी भारत के संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसी को आप उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और बिना वेतन दिए तो काम किसी से करवाया नहीं जा सकता। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, अब आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा, बच्चों से
किसी खतरनाक स्थान पर काम नहीं करवाया जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों से। आर्टिकल 38 फोकसेस अपॉन इक्वलिटी ऑफ फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी फॉर अचीविंग। ये जो आर्टिकल 38 है, इट इज़ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कि भाई सभी को वो सुविधाएं दी जाएंगी जिसमें समानता को प्रोत्साहन मिले, सभी को अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जी सके, ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करेगा स्टेट। स्टेट को इंस्ट्रक्शन है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38(2) कहता है कि स्टेट विल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वलिटी ऑफ इनकम। आय की असमानता को कम से कम करने का प्रयास करेगा ताकि आर्थिक गैर बराबरी ज़्यादा ना बढ़े। आर्टिकल 39 सेज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फास्ट एंड ईजी जस्टिस टू ऑल, फ्री लीगल एड टू पुअर एंड रिसोर्सलेस पीपल। रिसोर्सलेस पीपल जो हैं, गरीब लोग हैं, उनको न्याय मिल सके, इसके लिए फ्री उनको वकील, कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करने का निर्देश देता है संविधान अनुच्छेद 39 में। संसाधनों का इस तरह से बंटवारा हो ताकि सभी को जो है सभी को संसाधनों तक पहुंच हो सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले। तो ये सारी चीज़ें सोशल जस्टिस को इंश्योर करती हैं। आर्टिकल 42 कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोविज़न ऑफ मैटरनिटी लीव की बात करता है कि महिलाओं को एक ऐसा माहौल मिले काम करने के लिए जो अच्छा हो, कंडीशंस बेहतर हों, वहाँ पर महिलाओं के अनुकूल हों, और साथ साथ उनको मैटरनिटी लीव भी दी जाए। आर्टिकल 43 बेटर लाइफ स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स की बात करता है और उनको उचित वेजेस की देने की बात करता है ताकि वो एक डिग्निटीफुल लाइफ जी सकें। आर्टिकल 46 इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए विशेष कदम उठाने की व्यवस्था करने की हिदायत देता है, निर्देश देता है संविधान सरकार को। तो इस तरह से ये सारे कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत का संविधान भारत में सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए देता है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही लाभ देगा, बहुत आपकी जानकारी को बढ़ाएगा। इस वीडियो को यदि आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लर्नर्स तक पहुंचे। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।